हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का बच्चे आपका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। जो ये चैप्टर 1 है ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। GEO यहाँ पर ज्योग्राफी का, और चैप्टर का नाम है बच्चे रिसोर्स। देखो, रिसोर्स के बारे में हम प्रॉपरली जानेंगे इस लेक्चर में कि रिसोर्स क्या चीज़ होती है, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या सोर्सेज, और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चे वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या बच्चे, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं सारे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक एमसीक्यूज़ है वो मैंने डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजोगे, देन उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में आपके 2 से 3 एमसीक्यू हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं लेक्चर समझने के बाद। देखो बच्चे, जैसे मैं लेक्चर समझा देता हूँ उसके बाद आपने इसी लेक्चर को 2 बार कम से कम बुक से पढ़ना अच्छे से, ताकि आपको इजीली समझ आ पाए। मोस्टली जो मैं थ्योरी का पोर्शन लेता हूँ आपकी क्लास में 8th क्लास में, काफ़ी हद तक आपकी बुक से होता है। 1-2 पॉइंट्स हैं वो मैं अलग से आपको नोट करवा दूंगा जो एक्स्ट्रा होंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला लेक्चर। देखो, इससे पहले हमने दो 3 लेक्चर मिल चुके हैं आपको, वो तीनों के तीनों लेक्चर आपके सिविक्स के थे। अब मैं दो से 3 लेक्चर आपके साथ ज्योग्राफी के शेयर करूंगा, देन उसके बाद आपका हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे हम सिस्टम वाइज आपके चैप्टर्स डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो, ये एक स्टोरी की फॉर्म में मोना एंड राजू, 2 पर्सन है, मोना एंड राजू, वर हेल्पिंग अम्मा। अम्मा बच्चे बेसिकली यहाँ पर क्या आ गए, उनकी मदर। मोना और राजू 2 बच्चे हैं जो अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग मदर टू क्लीन देयर हाउस। वो अपनी मदर को हेल्प कर रहे हैं घर को सफाई करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स। देखो, वो कहते हैं कि सभी चीज़ों पर देखो, जैसे क्लोथ्स, कपड़े हो गया बच्चे, यूटेंसिल्स आपके बर्तन हो गया, फूड ग्रेन्स अनाज हो गया, कॉम्ब आपका जिससे हम हेयर को कॉम्ब करते हैं, दिस बॉटल ऑफ हनी, जैसे शहद की बॉटल होगी, बुक्स होगी। ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। देखो, मोना क्या कहते हैं कि ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है, इन सभी का अपना अपना यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। इस पर उसकी मदर क्या जवाब देती है कि इसी के कारण ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर द रिसोर्सेज। इसी को रिसोर्सेज बोला जाता है। इसका मतलब क्या बच्चे, कि जो चीज़ें हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतें को पूरा करती है, उस चीज़ को रिसोर्स बोला जाता है। सो व्हाट इज़ अ रिसोर्स। उसके बाद बच्चे, जैसे मोना ने तो ये सारा कुछ बता दिया, तो राजू पूछता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजू's क्वेश्चन टू अम्मा। देखो, राजू अपनी मदर से पूछता है कि मम्मा व्हाट इज़ अ रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या है। तो वो क्या आंसर देती है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। देखो, अम्मा क्या कहती है कि वो चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर पाए, जो अभी हमने डिस्कस करा है, एनीथिंग कैन बी यूज, दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। जो आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर पाए, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, रिसोर्स। ये अम्मा ने बोला है। सो लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो बच्चे, ये आपकी एक्टिविटीज़ है, थोड़ी थोड़ी सी बुक में दी हुई जगह जगह पर, कि उन्होंने क्या बोला कि अपने आसपास की तरफ देखो और आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपके आसपास है, अपने आपके घरों में है। बेसिकली बच्चे, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो हमारे घरों में है, जिसके कारण हमारी नीड पूरी होती है। देखो, उसके बाद जैसे द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। देखो, जब हमें प्यास लगी होती है, तब हम पानी पीते हैं, वो भी क्या एक तरह का रिसोर्स है वाटर, क्योंकि ये हमारी प्यास को बुझाता है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस। देखो बच्चे, बिजली है, घरों में हम बिजली यूज़ करते हैं, वो भी एक रिसोर्स आ गया। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम, जैसे हम घर पहुंचने के लिए रिक्शा या कार या कोई और व्हीकल का यूज़ करते हैं, तो व्हीकल भी क्या हमारे लिए एक तरह का रिसोर्स आ गया। जैसे व्हीकल में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल भी एक क्या आ गया, एक तरह का रिसोर्स आ गया, उससे व्हीकल चलता है। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी, जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे कोई बुक को रीड करते हैं स्टडी के टाइम पे,
और आर रिसोर्सेज, जैसे योर फादर हैज़ आल्सो प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स। जैसे कि हम घर पे कोई खाना बना रहे हैं कि हमारे पिताजी ने कोई टेस्टी स्नैक्स बनाया है, तो वो भी बच्चे जो स्नैक्स है, बेसिकली स्नैक्स के लिए जो वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो भी क्या एक तरह के रिसोर्स है। समझ आया ना? बेसिकली आपको इस लेक्चर में वो बताना चाहता है कि रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के हो जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हम जनरल वे में डिस्कस करें, जहाँ पर एक मदर अपने दो बच्चों के साथ बात कर रही है। तो बच्चे ये वाले जो मैं आपको ये देखो, ये जो एक दो स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे जो मदर और दो बच्चों के बीच में हो रही है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक आधा कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तभी मैं आपके साथ ये सारी की सारी डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। देखो इन सभी में कॉमन है, दे हैव बीन ऑल यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। देखो ये सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इसको क्या बोला जाता है? यूटिलिटी। देखो अब यूटिलिटी क्या चीज़ होता है, ध्यान से समझना। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। देखो बच्चे, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वो चीज़ है जो किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स बना देती है। मतलब रिसोर्स बच्चे वो कैसे बनता है? अगर वो हमें ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, तो वो रिसोर्स बन जाता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? देखो अब राजू भी यही चीज़ पूछ रहा है कि कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बन सकती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, अम्मा देखो ये, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू ये चाहता है कि कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। देखो अम्मा क्या कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो तभी जाकर रिसोर्स बनती हैं जब उनकी कुछ वैल्यू होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। जब हम उनको यूज़ करते हैं तब उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेट अम्मा। अम्मा क्या कहते हैं कि सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू है। देखो वैल्यू का मतलब, वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। देखो कुछ रिसोर्सेज की तो इकोनॉमिक वैल्यू होगी, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। देखो मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि बच्चे मेटल्स मार्केट में सेल हो जाते हैं, या हम घरों में लेकर आते हैं कोई ना कोई चीज़ मेटल की बनी हुई चीज़, तो हम उसका पे करते हैं। और दूसरा क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मतलब कोई कुदरत की जगह एक तरह से, मतलब अगर हम कोई प्लेस को देखने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसा, तो हम उसको खरीद नहीं सकते इकोनॉमिक वैल्यू। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। देखो बट दोनों इंपॉर्टेंट है, मेटल भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और वो ब्यूटीफुल लैंड भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और दोनों ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई भी करते हैं। आगे, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। देखो कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे। देखो जो जैसे कि हम घरों में देखते हैं कि हमारे बड़े जो जैसे दादा दादी है, उन्होंने घर पे इलाज के लिए कुछ अपनी होम रेमेडीज बना दी जाती है कि जैसे जड़ी बूटियों से हमें वो ठीक हो जाते हैं हम लोग, तो बट उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उनको सेल नहीं करते। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फॉर्म टुमारो, दे कुड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। देखो बच्चे, सबसे पहले पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि किसी बंदे ने उस चीज़ की खोज करी और उस पर वो अपना अधिकार कहता है। वही चीज़ वो कहना चाहते हैं कि अगर आपके ग्रैंडफादर या आपके दादा दादी वो बोलें कि ये दवाई की खोज हमने करी, ठीक है, या हम इस दवाई को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और वो किसी मेडिकल फॉर्म, जैसे कोई कंपनी है जो मेडिसिन वगैरह बनाती है, अगर वो टेक्निक उनके साथ शेयर कर दे और वो उस पर एक प्रॉपर टैबलेट बनाकर मार्केट में सेल करना शुरू कर दे, तो वो कहना चाहते हैं कि जो आपके मदर की, ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर्स की होम रेमेडीज़ की टेक्निक थी, जिसकी पहले कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, अब उसकी कमर्शियल वैल्यूएबल हो जाएगी, क्योंकि अब वो मेडिसिन मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो इस तरह से उसने बोला कि कोई चीज़ की वैल्यू कैसे बन जाती है। समझ आ रहा है ना बच्चे? अब आगे देखते हैं। देखो आगे उसके बाद आपकी टाइप्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। देखो बच्चे कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, तो वहाँ पर आएगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी बच्चे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, दोनों क्या है, लोगों की नीड के लिए है। कैसे वो हम आगे देखते जाएंगे कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी से हमें कैसे फ़र्क पड़ा। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। बच्चे जो लोग हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। कैसे? इट इज़ देयर आइडियाज़। देखो लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं अलग अलग, उनकी नॉलेज, उनकी इन्वेंशन, मतलब जो चीज़ें खोजते हैं या डिस्कवरीज, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। देखो बच्चे ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। वाई पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आंसर दोगे? बिकॉज इट इज़ ऑफ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स। देखो कोई डिस्कवरी या कोई इन्वेंशन और बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को लेकर आती है। जैसे द डिस्कवरी ऑफ फायर, जैसे आग की जब खोज कर गई थी, लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, तब कुकिंग स्टार्ट होगी एंड अदर प्रोसेसेस। वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चे जैसे कि जब आग की खोज करी गई थी उसके बाद कुकिंग स्टार्ट हो गई। पहले तो जैसे आने जाने के यातायात के साधन आपके एनिमल्स वगैरह हुआ करते थे, उनके पर जैसे घोड़े वगैरह। अब धीरे धीरे जब हमें व्हील की खोज करी हमने, उसके बाद नए न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए। तो समझ आ रहा है ना कि टाइम के साथ साथ हमें चीज़ें नई मिलती जा रही है, कि जो डिस्कवरीज पहले हुई हैं उनका धीरे धीरे टाइम के साथ हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता जा रहा है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देखो बच्चे जैसे कि आप हिमाचल की तरफ जाते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैम्स बने हुए हैं। डैम बच्चे क्या होता है कि जहाँ पर पानी को इकट्ठा करा जाता है, रिजर्वायर। देखो वहाँ पर वाटर को बहुत ही तेज़ स्पीड से टरबाइन के ऊपर घुमाया जाता है। टरबाइन के ऊपर घुमाने से वहाँ उस वाटर में एनर्जी पैदा होती है और एनर्जी वो हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल जाती है। समझ आ रहा है ना कि डैम, देखो जैसे भाखड़ा डैम है, वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। देखो कहीं पर टाइम, कहीं पर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी से हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो बच्चे आगे हमारे पास ये है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड। तो बच्चे दो तीन टाइप्स में रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन। तो बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता दें, तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कुछ और अपने स्कूल का कि सर हमारा ये सिलेबस आप पहले कवर करवा दो, ये हमारे स्कूल में आना है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। तो बच्चे आगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन। तो बच्चे जो ये रिसोर्सेज है हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन मेड क्या है और ह्यूमन क्या है। बच्चे ये आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, ये आपका जब आप क्लास 10th में जाओगे ना, तो क्लास 10th के बच्चे एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर फिर से ये आ जाएगा। तब अभी यहाँ पर इसका नाम रिसोर्सेज है, वहाँ पर इसका नाम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। बिल्कुल सेम चैप्टर है, आपका कुछ भी डिफरेंस नहीं। जितना ये आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ ये आपका एज इट इज़ क्लास 10th में इतना तो है ही है बस, बट थोड़ा सा और ज़्यादा आपको
एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपका क्लासेस का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको कुछ नई चीज़ें वो ऐड करेंगे इसमें। तो बच्चे अब रिसोर्सेज देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Resources that are drawn from the nature and used without much modification are called natural resources। बच्चे नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचर रिसोर्सेज है जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिले हैं और हम उनको यूज़ कर लेते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब हम उसमें बिना कोई मॉडिफिकेशन किए जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हम हवा सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम कोई छेड़छाड़ तो नहीं करते, तो वो नेचुरली होगी। जैसे द वाटर इन अवर रिवर्स, जो नदियों में पानी बहता है और लेक्स में। द सॉइल, जो हमारी मिट्टी होती है जिसमें फसलें वगैरह उगाई जाती है। द मिनरल्स ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। जैसे बच्चे एयर है, ये फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से। वाटर है, सॉइल है, ये क्या हमारे एक तरह से फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से ह्यूमन बींग्स को। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी may be needed to use a natural resource in the best possible way। उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि कुछ केसेस में हम टूल्स या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं टू मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि कई रिसोर्सेज नेचुरल बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उनको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की वजह से यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चे देखो कोई मेटल्स वगैरह धरती में, वो नेचुरली हैं वैसे तो, बट उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स और टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको फिर क्लीनिंग करना पड़ेगा, फिर हम लास्ट में यूज़ कर पाएंगे। तो वो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ मेटल्स, कुछ मतलब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। सो नेचुरल रिसोर्सेज, अब बच्चे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर कुछ पार्ट्स में बांटा गया। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। देखो बच्चे अब नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, उनकी डेवलपमेंट और यूज़ के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ये आपके अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड करा गया। अब आगे वाले लेक्चर में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। देखो बच्चे डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेसिस पर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जैसे कि जो डेवलपमेंट एंड यूज़ है, इस पे हमने रिसोर्सेज को बेसिकली 2 ग्रुप्स में उनको क्लासिफाइड करा गया। एक तो एक्चुअल रिसोर्सेज, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ध्यान से समझते जाना बच्चे, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है और पोटेंशियल रिसोर्सेज आपके क्या है। देखो बच्चे एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। बच्चे एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें नॉलेज होती है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। ये रिसोर्सेज हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। जैसे द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। जैसे कि बच्चे एक्चुअल रिसोर्सेज वो है जो हमें पता भी है और जिनको हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटली। जैसे कि जो कोल के डिपॉजिट है, जो कोल के भंडार है, कहाँ पर, रूहर नाम की जगह है जर्मनी में। और पेट्रोलियम जैसे कि आपका वेस्ट एशिया आ गया बच्चे, जैसे आपके मिडल ईस्ट के कंट्रीज आ गए, दुबई का रीजन आ गया, ये सारा आपका कतर का रीजन आ गया जहाँ से हमें पेट्रोल मिलता है। सऊदी अरेबिया रीजन आ गया कि यहाँ पर पता है कि हमें पेट्रोल मिलता भी है और या उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र ऑल नेचुरल एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे बच्चे डार्क सॉइल बच्चे आपकी ब्लैक सॉइल है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू में आ जाती है, तो इनको भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह के क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज और हमें पता भी है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता भी है, वो कौन से रिसोर्सेज में आ जाएंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज में आ जाएंगे।
उसके बाद बच्चे आपका दूसरा आ जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज entire quantity may not be known and those these are not being used at present। बच्चे पोटेंशियल रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जिनकी हमें इंटायर क्वांटिटी नहीं पता है और जिनको हम प्रेजेंटली यूज़ भी नहीं कर रहे। मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या कि वहाँ पर रिसोर्सेज होने की क्षमता है बट हमें अभी तक नहीं पता है। अगर पता है तो हमारे पास उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए टेक्निक्स नहीं है, यूज़ करने के लिए टेक्निक्स नहीं है अभी तक। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। उन रिसोर्सेज को हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। बच्चे इसका मतलब क्या है कि जो मैं आपको अभी मैंने बताया कि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। जैसे कि हम ये सुनते हैं कि जो हमारा वाटर है, देखो ध्यान से समझना, वो H2O होता है। मतलब बच्चे वहाँ पर 2H2O होता है, 2H2 + O2, इस तरह से कुछ उसकी रिएक्शन होती है वाटर की जब हम उसको ब्रेक करते हैं। बच्चे देखो हमें पता है कि वाटर से हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, हाइड्रोजन भी मिल जाएगी, बट जो वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने की जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है प्रेजेंटली। हम वाटर को ऐसे इजीली नहीं तोड़ सकते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल रिसोर्स हम मान सकते हैं कि अभी तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम लार्ज लेवल पे यूज़ कर पाए इस चीज़ को। ये हमें पता है कि इससे ये चीज़ हो सकती है बट हमें एक्चुअल में अभी तक इस पर स्टडी चल रही है कि इसको हम सस्ते, इजीली और चीप फॉर्म में कैसे इसको अवेलेबल करवा पाए। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एक तरह से पोटेंशियल रिसोर्स आ जाएगा। द यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख। जैसे बच्चे यूरेनियम हमें पता है कि लद्दाख में है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, बट अभी तक हमने उसको यूटिलाइज करना नहीं शुरू करा, टेक्निक्स नहीं है। सो द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जिसको हम इन फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो। बच्चे हाई स्पीड विंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, आपका गुजरात का रीजन आ गया, महाराष्ट्र का कुछ रीजन आ जाएगा, आपका तमिलनाडु आ जाएगा, केरला आ जाएगा, वहाँ पर आपके विंड टर्बाइन्स लगी हुई हैं। वो भी क्या एक तरह का पोटेंशियल रिसोर्स है। वो 200 साल पहले पता था कि हमें ये एक तरह का पोटेंशियल रिसोर्स है, बट तब हमारे पास विंड टर्बाइन्स बनाने की कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि 200 साल पहले तक ये एक तरह का क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स। अब ये एक्चुअल रिसोर्स बन चुके हैं। एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स। बच्चे जैसे नीदरलैंड्स में विंड मिल्स यूज़ होते हैं, जैसे यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल। बच्चे नागरकोइल क्या है, बॉर्डर का बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाता है तमिलनाडु और केरला के। ये आपका तमिलनाडु का बॉर्डर एरिया बिल्कुल। उसके बाद इससे पहले आपका केरला है, उसके बाद आपका तमिलनाडु शुरू हो जाता है। यहाँ से कन्याकुमारी नियर अबाउट 30 किलोमीटर पड़ता है। जैसे कि बच्चे नागरकोइल में आपके तमिलनाडु में विंड मिल्स बहुत ज़्यादा हैं, और गुजरात कोस्ट में भी आपका, जैसे गुजरात कोस्ट बच्चे आपका दमन आइलैंड है, वापी, ये बॉर्डर बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपका गुजरात और महाराष्ट्र का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वापी तो बच्चे आपका इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर आपको विंड टर्बाइन्स लगी हुई भी मिल जाएगी क्योंकि ये समुंदर के पास और यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो ये आपका विंड टर्बाइन्स भी एक तरह का अब एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है, जो पहले क्या था, एक तरह का पोटेंशियल रिसोर्स था। आगे बच्चे जैसे बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, पहले अभी डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ के बेसिस पर था। बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू अबायोटिक एंड बायोटिक। अब देखो बच्चे, इनके ओरिजिन के बेसिस पर इनको दो तरह से बांटा गया, अबायोटिक एंड बायोटिक। अब देखते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक क्या होता है।
ए बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। देखो बच्चे, ए बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। और जो बच्चे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग होते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस यही है, एक उनका एग्जाम्पल का डिफरेंस आ जाएगा। तो ए बायोटिक आपका नॉन लिविंग और बायोटिक आपका लिविंग। जैसे सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। तो बच्चे एग्जाम्पल भी आ चुके हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर और मिनरल्स, ये आपके ए बायोटिक रिसोर्सेज है, और प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके क्या आ जाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज आ जाएंगे। उसके बाद बच्चे नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाएगा और दूसरा आपका आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं 6th-7th क्लास से कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बच्चे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। बच्चे रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो हमें बहुत जल्दी या तो रिन्यूएबल हो जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, और या रिप्लेनिश बहुत जल्दी बन जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। बच्चे इनमें से कुछ तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इफेक्टेड भी नहीं होते। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। दैट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो बच्चे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये तो अनलिमिटेड है और इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इफेक्टेड भी होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अनलिमिटेड नहीं है। जैसे कि आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गई, फॉरेस्ट, कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। अगर हम अंधाधुंध इनकी यूज़ करेंगे बच्चे बिना देखे, तो ये इनका स्टॉक पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे बच्चे वाटर, तो हमें लगता है वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्स, बट बच्चे जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ करते हैं वो ऐसा अनलिमिटेड नहीं है, हम उसको कॉन्टिन्यूसली पोल्यूट करते जा रहे हैं। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे। बच्चे वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि जैसे वाटर है एक तरह का, हमें लगता है कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज, उसकी शॉर्टेज होती जा रही है और जो नेचुरली जो वाटर के रिसोर्सेज थे वो अब सूखते जा रहे हैं। इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे। अब उसके बाद बच्चे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमें इजीली नहीं मिलते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। वंस द स्टॉक्स आर एक्सॉस्टेड, जैसे कि आपके ये स्टॉक खत्म हो जाते हैं, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। बच्चे सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनका वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड स्टॉक में है, और जब ये सोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इनको फिर से बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल। बच्चे देखो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन रिसोर्सेज को फिर से बनने में लगते हैं, और ह्यूमन की लाइफ अगर मेनली माना जाए आजकल के टाइम में, प्रेजेंटली जो ह्यूमन की लाइफ है 60 to 70 ईयर्स एवरेज लाइफ मानी जाती है। तो बच्चे ह्यूमन लाइफ के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते तभी हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल्स आपको दे रखे जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो बच्चे जैसे जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाएंगे। बच्चे ये तो हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो गया था। एक अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेज कैन बी यूबिक्वियस और लोकलाइज्ड। एक तो यूबिक्वियस हो सकते हैं या लोकलाइज्ड हो सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि डिफरेंस बताओ यूबिक्वियस और लोकलाइज्ड में डिफरेंस क्या है।
तो बच्चे रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटस। बच्चे वो रिसोर्सेज जो सभी जगह पर मिलते हैं उनको यूबिक्विटस बोला जाता है, कि जैसे हमारी एयर है सभी जगह पर है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड। बट जो रिसोर्सेज कुछ सर्टन प्लेसेस पर ही मिलेंगे उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोला जाएगा। जैसे कि आपकी कॉपर या आयरन और आ जाता है। जैसे बच्चे कि आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज आ जाते हैं जहाँ पर आपको मिनरल्स वगैरह, मेटल्स वगैरह मिलते हैं, तो वो आपके क्या आ जाएंगे, लोकलाइज्ड आ जाएंगे। एयर है जो सभी जगह पर मिलती है, इसलिए आपका यूबिक्विटस आ जाएगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया आपका। 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस पे डिपेंड करती है। ये भी आपका क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो वो यहाँ से आंसर आएगा उसका। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। बच्चे वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरन मतलब कि वहाँ पर जो धरती है वो किस तरह की है, प्लेन है, इस तरह से है अलग। क्लाइमेट, वहाँ पर क्लाइमेट किस तरह का, एल्टीट्यूड मतलब उसका हाइट कितनी है विद रिस्पेक्ट ऑफ टू सी लेवल। तो ये चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज पर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। बच्चे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की अनइक्वल है, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे और कहीं पर आपको बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो वो कहना क्या चाहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। उसके बाद बच्चे आपका क्या आ जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं रिसोर्सेज। देखो, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो वो बच्चे कहना क्या चाहते हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं वो तब जाकर हमारी यूज़ में आएंगे जब हम उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करेंगे। मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में हम जब उसको लेकर आएंगे। जैसे आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it। जैसे कि बच्चे आयरन ओर है, तो आप मुझे बताओगे कि आयरन की ओर्स कौन कौन से, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ओर। जैसे बच्चे आयरन की ओर से जब तक हम आयरन को निकालने की टेक्निक हमें नहीं पता थी तब तक आयरन को हम यूज़ नहीं कर सकते थे। समझ आ रहा है ना। तो ये एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है वैसे तो आयरन ओर, बट उसको यूज़ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से आयरन। क्योंकि ओर में तो बच्चे आपके और बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, ये आप साइंस में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में बेसिकली। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो बच्चे जैसे पीपल लोग हैं, आयरन से जैसे कि आप ब्रिजेस वगैरह बनते हैं वो लोहे के होते हैं। जैसे पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जैसे बिल्डिंग्स बनाने में। बिल्डिंग बनाने के बच्चे जो आपकी ब्रिक्स वगैरह यूज़ होती है वो मिट्टी से बनती है। ब्रिजेस वगैरह यहाँ पर आपका वुड के होते हैं ब्रिजेज आपके, या आपके आयरन वगैरह के होते हैं। रोड्स हो जाती है, मशीनरी हो जाती है और व्हीकल्स हो जाते हैं। बच्चे ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, बट जो इनको मटेरियल यूज़ होता है वो आपका नेचुरली होता है या मैन मेड बनाया हुआ मटेरियल भी यूज़ होता है। सो टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। बच्चे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में, डायरेक्टली पूछेंगे टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स और नॉट, ट्रू और फॉल्स। या पूछ लेते हैं टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड ऑप्शन फॉल्स। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन ह्यूमन बीइंग ने ही करी है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो उसके बाद बच्चे हमने 3 रिसोर्सेज थे आपके, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या चीज़ है बच्चे वो देखो ध्यान से। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज
व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। देखो बच्चे, लोग नेचुरल रिसोर्सेज को तब बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे जब वो अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे, जो अपनी स्किल है, उनकी कला है, उनको यूज़ करेंगे, और टेक्नोलॉजी। देखो, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी तीनों को यूज़ करके हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लोग हैं वही इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जैसे बच्चे, एजुकेशन हो गया और हेल्थ होगी, ये हेल्प करते हैं लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स so that they are able to create more resources is known as human resource development। वो कहना क्या चाहते हैं कि बच्चे, इम्प्रूविंग द क्वालिटी, जैसे कि हम लोगों की स्किल्स को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते जा रहे हैं, तो स्किल्स जैसे जैसे इम्प्रूव होती जा रही है उसके कारण हमारे रिसोर्सेज भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और उनको डायरेक्टली क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बेसिकली ह्यूमन के रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हो रही है। ह्यूमन के रिसोर्सेज क्या चाहते हैं बच्चे, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसको हम पूरा प्रॉपरली क्या बोला जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर। देखो, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बच्चे, नंबर के साथ रेफर करते हैं, उनकी क्वांटिटी और एबिलिटीज़। देखो, नंबर बेसिकली क्वांटिटी, एबिलिटीज़ क्या आ जाएगी, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी of the people, though they are different views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the ability of humans that help in transferring the physical material into valuable resources। देखो बच्चे, हर एक ह्यूमन के अपने अपने व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, बट इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो ह्यूमन की एबिलिटी है, दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स, कि जो हमें फिजिकली मटेरियल अवेलेबल है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, ह्यूमन बीइंग का ही है। जैसे कि हमने देखे कि जो हमारे पास आयरन है वो एक ओर की फॉर्म में है, बट उसको हम यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, देन आयरन को अलग अलग फॉर्म्स में उसको रीशेप करना है। ये बेसिकली क्या है, ह्यूमन की एबिलिटी है उसको फिजिकल मटेरियल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने की। आगे देखते हैं बच्चे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बच्चे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ हो सकती है। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बच्चे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको हम केयरफुली यूज़ करें, अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को तो हम फुलफ़िल करें उनको इस तरह से यूज़ करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए भी हम उन रिसोर्सेज को कुछ छोड़ दें। ये नहीं है कि हम उसको कॉन्टीन्यूसली अपने लिए यूज़ करते रहे। तो वही चीज़, वो टेक्निक हमें क्या बताती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बच पाए। सो सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादातर मात्रा में एक्सप्लीट होते जा रहे हैं, तो उनको कैसे बचाया जाएगा। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले तो सभी, वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट करो और केयर करो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब सभी की वैल्यू डालो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए। कंजर्व द अर्थ्स विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब जो अर्थ की इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको कंजर्व करा जाए और उसकी डाइवर्सिटी को बचाया जाए। डाइवर्सिटी बचे, हमें प्लांट्स, एनिमल सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से क्या देखा गया कि हम डेवलपमेंट के चक्कर में प्लांट्स और एनिमल्स को कॉन्टीन्यूसली मारते जा रहे हैं। जैसे प्लांट्स को कॉन्टीन्यूसली कट करते जा रहे हैं कि यहाँ पर हमने स्कूल बनाना है, चलो स्कूल्स के लिए तो फिर भी लैंड चाहिए। जैसे कि कोई ब्रिज, जैसे कि हम ब्रिजेस बना रहे हैं तो जंगलों के बीच में हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। जो आपके ट्रीज़ वगैरह उनको कॉन्टीन्यूसली कट करते जा रहे हैं। एनिमल्स जो वहाँ पर जब ट्रीज़ वगैरह कट हो जाएंगे तो वो भी मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनका घर है, जो नेचुरल हैबिटेट है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा।
फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनका मिनिमाइज करा जाए डिप्लीशन। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस है एनवायरनमेंट की तरफ उनको चेंज करा जाए। इनेबल कम्युनिकेशंस टू केयर फॉर द ओन एनवायरनमेंट, कि हमें अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रखना चाहिए, उसको डिप्लीट होने से बचाना चाहिए हमें अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट बचेगा तभी ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा। कंजर्विंग रिसोर्सेज, देखो बच्चे अब रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ये भी उन्होंने एक स्टोरी की फॉर्म में हमें बताया। 2-3 स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देखो, मोना हैड अ नाइटमेयर। शुरू में हमारे पास 2 बच्चे थे, मोना और राजू। अब मोना को रात को एक सपना आया, डरावना सपना। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप। उसको क्या सपना है कि धरती पे जितना पानी का सारा क्या होगा, सूख चुका है। ड्राइड अप का मतलब क्या होता है, सूख जाना। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और जितने के जितने ट्रीज थे वो सारे के सारे क्या कर दिए गए, कट कर दिए गए। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, ना ही कहीं पर छाँव है और ना ही कुछ खाने के लिए और ना ही कुछ पीने के लिए। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। देखो, लोग इससे तड़फ रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ रहने के लिए हमें कोई जगह मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपनी जो उसको रात को सपना आया अपनी मम्मा को बताया, अपनी मदर को बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। वो अपनी मदर से पूछते क्या ये सच में हो सकता है, शी आस्क्ड। यस, अम्मा रिप्लाइड। अम्मा कहती है कि हाँ ये सच में हो सकता है। कब? इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्क्वेयर एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन डेफिनेटली गेट एक्सॉस्टेड। देखो, उसकी मदर क्या कहती है कि जो ये रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं, पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब है? जब जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत कम हो जाएंगे और हम उनको ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे। और अगर हम ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत ही लंबे टाइम के बाद हमें फिर से मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनको रिप्लेनिश होने में। सो व्हाट कैन बी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। तो राजू पूछता है अब कि मम्मा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब उसकी मदर बोलती है लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। अम्मा बोलते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने अपने देखो, ये चैप्टर इसलिए आपको एग्जाम में दिया गया, आपकी बुक में है कि हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करना सीखें, क्योंकि हम ही हैं फ्यूचर जनरेशन आगे की। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, वो क्या कहते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ करा जाए। एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो, सबसे पहले तो हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें और उनको टाइम दे रिन्यू करने के लिए, और मतलब कि हम कुछ टाइम रखें कि कुछ टाइम के बाद हम उनको रिन्यू हो जाए, इसलिए उसको रिसोर्स कंजर्वेशन बोला जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो भी यही कहना चाहते हैं। देखो, अभी उन्होंने फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यहाँ पर आ गया कि हम बैलेंसिंग करनी है अपने बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, कि हम अपनी नीड्स को उस तरह से रखें कि हमारे रिसोर्सेज बैलेंस हो पाए और उनको हम कंजर्व कर पाएँ फ्यूचर के लिए। उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा वेज है बच्चे रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। देखो, बहुत ज़्यादा वेज है रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि हम अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कुछ रिसोर्सेज रिसाइकल हो सकते हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं, एंड री यूजिंग थिंग्स, और जो कुछ चीज़ें उनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। अगर हम ये टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा हमारी लाइफ पर, क्योंकि हमारी लाइफ इन रिसोर्सेज के साथ कम्प्लीटली लिंक्ड है। जैसे
That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks. देखो उसी इवनिंग जो कुछ बच्चे मिलकर क्या करते हैं कि जो हमारे पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उनसे पॉलीथीन बैग, उनसे बैग्स पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं उनसे बैग्स बनाते हैं, और जब बास्केट्स बनाते हैं बैम्बू स्टिक से। बेसिकली वैसे तो पॉलीथीन से बनती है ये सारी चीज़ें, वो हमारे लिए एक तरह का इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वो इजीली डिप्लीट नहीं होता। तो बच्चों ने क्या सोचा कि हम न्यूज़पेपर, जो डिस्कार्डेड पुराने कपड़े हैं उनसे पैकेट्स वगैरह बनाएंगे, बैग्स वगैरह बनाएंगे और बास्केट बनाएंगे बैम्बू स्टिक से, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। मोना क्या कहती है कि इसको हम हर एक फैमिली को देंगे जो जो हमें जानते हैं। आफ्टर ऑल इट्स फॉर आवर वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। देखो एक नई पर्सन आती है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहते हैं कि हाँ जी, हम उन्हीं को देंगे जो हमें जानते हैं। उन्हीं को मतलब जो जो जिनको हम जानते हैं हम उनको देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कॉज है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव, कि हम अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हैं और हम अपने अर्थ को अलाइव, जिंदा रख रहे हैं। तो बच्चे ये है आपकी लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल। देखो अब कुछ दोस्त हैं सारे के सारे मिलकर जो शाम को बना रहे थे बैग्स वगैरह, और सारे अपने अपने व्यूज़ देते हैं यहाँ पर। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली पेपर को यूज़ करूँगा और ये देखूँगा कि जो मैं पेपर है उसको वेस्ट ना कर पाऊँ। सेड जैसी, ये जैसी बोलते हैं। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि जो पेपर है बेसिकली ट्रीज वगैरह से बनता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग हो जाती है जब पेपर बनता है, तो मैं बहुत केयरफुली पेपर को यूज़ करूँगा। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। और तभी मुस्तफ़ा बोलता है कि मेरे घर में बिजली की वेस्टेड नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। जो बिजली है वो कहाँ से आती है, या तो पानी से आएगी या कोल से आएगी। वाटर आपका एक तरह का हम बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स है, और कोल आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा बोलते कि मैं ये ध्यान रखूँगी कि मेरे घर पे पानी की वेस्टेज ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, हर एक पानी की बूंद प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉर्स द। तो सभी बच्चे बहुत ऊंची से बोलते चीखते कि हम सभी मिलकर एक डिफरेंस बना देंगे। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स दिस। व्हाट अबाउट यू, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोना, राजू और उसके दोस्तों ने करी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप लोग क्या करोगे अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. देखो वो कहना क्या चाहते हैं बच्चे कि अगर हमारा फ्यूचर तभी सेफ है एंड इट्स पीपल, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि अगर हम मेंटेन करेंगे अपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को और प्रिजर्व रखेंगे तभी हम यहाँ पर जीवित रह पाएंगे, अदरवाइज हमारा जीवित रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। सो देयर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। तो हमारी ड्यूटी है, क्या क्या हमारी ड्यूटी है, ये मैंने 3 पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बताया गया। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जो हमारे रिसोर्सेज है रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको हम सस्टेनेबल रखें, मतलब प्रॉपरली यूज़ करें और अपनी फ्यूचर कम्युनिटी के लिए बचा कर रखें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, कि जो हम डैमेज कर रहे हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम को उसको हम मिनिमाइज़ करें। तो ये कुछ हमारी ड्यूटीज़ है जो हमने इन्वायरमेंट की तरफ अपनी निभानी है। तो बच्चे यहाँ से इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बेसिकली एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे तो जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं फिर भी आपको एक बार बताना चाहता हूँ। इसके आपका एनसीईआरटी का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। जब आपके स्कूल्स में एग्जाम होंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सो व्हाट आर वाई द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ,
ये जब मैं आपको ये वाला स्लाइड पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज द फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेस। द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड टेरेन, क्लाइमेट, हाइट अबव सी लेवल एक्सेट्रा। सिंस these factors vary in different parts of the world, sources are not distributed over the earth। ये कुछ रीजन है जैसे कि आपका क्लाइमेट, टेरन या हाइट, इन्हीं के कारण जो हमारे रिसोर्सेज है डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। सो व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? तो बच्चे रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड of utilizing our intelligence in order to improve the quality, usability and utilize of a resource। बच्चे रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलप करें कि जो उनका रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग, कि जो हमारे रिसोर्सेज हम उनको यूटिलाइज इस तरह से करें कि उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और उनकी यूजेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाए, कि और वो हमारे वेस्टेज भी ना हो पाए। उसके बाद वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? तो ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव एन इंटेलिजेंट माइंड। बच्चे ह्यूमन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनका इंटेलिजेंट माइंड होता है विच कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, जो नेचर का बेस्ट यूज़ करेंगे और रिसोर्सेज बनाने के लिए। हैड ह्यूमन नॉट बीन देयर, डिफरेंट सब्सटेंसेज वुड नॉट हैव बीन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन बीइंग ना होते तो ऐसे बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेज हैं जो रिसोर्सेज ना होते। देयर यूटिलिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। उनकी यूटिलिटी बेसिकली यूजेज ह्यूमन बींग्स के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वी शुड यूज रिसोर्सेज इन अ सच अ बैलेंस्ड वे। बच्चे रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे मेन मतलब ही क्या है? बैलेंस्ड वे, कि हम उनको इस तरह से बैलेंस्ड वे में यूज़ करें दैट वी सेटिस्फाई अवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर, कि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए और उनको बचा पाएँ फ्यूचर के लिए। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बच्चे अब दो आपके बुक में डिफ्रेंशिएट करने, डिफरेंस पूछा गया है। एक तो आप पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। एक आपको मैंने आपको बताया था लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस। तो पहले मैं आपके साथ पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज का डिफरेंस डिस्कस कर देता हूँ। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या बच्चे? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। दीज आर द रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन। ये वो रिसोर्सेज है जिनकी हमें एंटायर क्वांटिटी नहीं पता। दूसरा, दीज आर द रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी इज नोन। दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। ये प्रेजेंटली में यूज़ नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको यूज़ कर पाएँ। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैम बीइंग यूज्ड इन द फ्यूचर। पॉसिबिलिटी है कि हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। दे आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अभी प्रेजेंटली यूज़ हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। इसकी मेन एग्जांपल क्या? जैसे यूरेनियम है जो हमारा लद्दाख में पाया जाता है, वो इसकी एग्जांपल है। उसकी दूसरे की द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र एंड द पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। ये हमारी एक्चुअल रिसोर्सेज की एग्जांपल है। बच्चे जो हमने रेगुलर क्लास में डिस्कस करा वही हमने यहाँ पर लिख देना। ये मैंने उसने अगर 3 नंबर में पूछा है तो 3 लिख दोगे, 2 नंबर में पूछा है तब भी जो दूसरा पॉइंट है उसमें एक एक एग्जांपल लिख दोगे आप, कि टीचर को समझ आ जाए कि आपको अच्छे से पता है और आपने सब वो चीज़ें बता दी जो टीचर पूछना चाहता है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दोनों में डिफरेंस पूछा गया। A ubiquitous sources is one which is found all over the world। बच्चे ubiquitous resources बेसिकली वो सोर्स है जो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। A localized resources is one which is found in a particular region or a physical condition। बच्चे localized resources कौन सा जाएगा? जो किसी पर्टिकुलर रीजन पे पाया जाएगा और उसके या किसी फिजिकल कंडीशन पे पाया जाएगा। इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्नड बाय फिजिकल कंडीशन। बच्चे जो यूबिक्विटस रिसोर्सेज है इसकी प्रेजेंस के लिए कोई फिजिकल कंडीशंस होनी ज़रूरी नहीं है। और दूसरा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के लिए द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज इज गवर्नड बाय फिजिकल कंडीशन। जो बच्चे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है उसकी प्रेजेंस के लिए फिजिकल कंडीशंस का होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल यूबिक्विटस की एयर है, इसकी एग्जांपल क्या है? मिनरल्स है।
बच्चे यहाँ पर फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है कि उस जगह की लोकेशन की कंडीशन कैसी है। जैसे कि आपके मिनरल्स वगैरह है वो बेसिकली झारखंड, अगर इंडिया में देखें झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन इस तरह की है कि ये वहीं पर मिलेंगे। समझ आना ना, इसलिए लोकलाइज्ड फिजिकल कंडीशन उन्होंने बोला हुआ। तो बच्चे इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें 2 या 3 एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी में, वो आप दोनों तीनों सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बच्चे इसके बाद हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे आपका ज्योग्राफी का। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट होता है आप पूछते रहना, और भी आगे वाले लेक्चर्स में हम बहुत ही अच्छी तरह से आपके ये चैप्टर्स को, अब पहले तो मैंने आपका एनसीईआरटी का कवर करूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग और टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करता रहूँगा आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर करने के बाद। थैंक यू।